एशियन और यूरोपियन कल्चर में एक बेसिक डिफरेंस है। यूरोपियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर कह लें या नॉर्थ अमेरिका का कल्चर देख लें, वहाँ के जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी में जो एसेट्स क्रिएट करते हैं, पहले उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं और चाहते हैं कि इसके बाद जो बचे वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन इसके जस्ट उल्टा एशियन कंट्रीज़ के लोग जो हैं, इनकी सोच उनसे अलग है। वो ये सोचते हैं कि जो उनके पास एसेट्स हैं उनके लाइफ टाइम में, उसमें से कुछ पोर्शन, जितना पोर्शन वो चाहते हैं कि अपने जनरेशन को ट्रांसफ़र हो, और उसके बाद जो बचता है उस एसेट्स में ही अपने वो जीवन यापन करते हैं। जनाब, तो ये हमने देखा कि दोनों ही कल्चर में, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, ये इच्छाएं तो होती हैं कि हमारे एसेट्स हमारे जनरेशन को जाए, और उस जनरेशन को एसेट्स ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, और आज हम उनमें से एक तरीके की बातें करेंगे और उसका नाम है नॉमिनेशन फैसिलिटीज़। एस्ट्रॉन टैक्समेंट के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे ये पता लग सके कि जो चीज़ मैं कम्युनिकेट अपने व्यूअर्स को करना चाह रहा हूँ वो मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है? नॉमिनेशन फैसिलिटी एक सुविधा है जो यूनिट होल्डर्स, चाहे वो इंडिविजुअली वो सिंगली होल्ड करता हो या ज्वाइंटली होल्ड करता हो, एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है, जिसको ये अधिकार देता है कि उसकी मृत्यु के बाद उस यूनिट्स जो उसके फोलियो में थे उसको क्लेम कर सके। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि यूनिट्स को क्लेम कर लेगा तो वो नॉमिनी शायद उस यूनिट्स का बेनिफिशियल ऑनर हो जाएगा। जनाब, ऐसी बात नहीं है। कोई भी नॉमिनी जो डिजीज पर्सन है, जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके एजेंट या ट्रस्टी के रूप में वो काम करते हैं उनकी मृत्यु के बाद, यानी जो यूनिट्स वो क्लेम करेंगे उसके वो बेनिफिशियल ऑनर या उस प्रॉपर्टी में उनका कोई राइट नहीं होगा, बल्कि उनकी ये ड्यूटी होगी कि उस डिजीज पर्सन जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके जो भी लीगल हियर्स हैं, उनको उस एसेट्स को, उस यूनिट्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगला सवाल, नॉमिनेट कौन कर सकता है? जनाब, नॉमिनेट कोई इंडिविजुअल कर सकता है, चाहे यूनिट्स को वो सिंगली होल्ड करता हो या ज्वाइंटली होल्ड करता हो। और एक इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। यदि ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यदि ए, बी और सी तीन ज्वाइंट होल्डर्स हैं किसी फोलियो में, वो किसी को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि म्यूचुअली एग्रीड जो भी नॉमिनी होंगे वो कॉमन नॉमिनी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए का कोई और नॉमिनी हो, बी का कोई और नॉमिनी हो, सी का कोई और नॉमिनी हो। तीनों को कॉमन नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा। अगला सवाल, कितने नॉमिनी नॉमिनेट कर सकते हैं? चाहे फोलियो सिंगली होल्ड होता हो या ज्वाइंटली होल्ड होता हो, मैक्सिमम नंबर म्यूचुअल फंड में 3 नॉमिनी कर सकते हैं। और जब भी एक से अधिक नॉमिनी को नॉमिनेट करेंगे तो आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपकी मृत्यु के बाद एएमसी, ये आपको बताना होगा। और यदि आपने ये परसेंटेज एलोकेशन नहीं बताया तो आपकी मृत्यु के बाद जितने भी नॉमिनी होंगे उसमें सारे यूनिट्स को बराबर बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगला प्रश्न, हम नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो नॉमिनेट करने का 2 तरीका। एक तरीका तो यह कि जिस टाइम आप फोलियो क्रिएट कर रहे हैं, जिस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी टाइम नॉमिनेट कर दें। और यदि उस टाइम आपने नॉमिनेट करके, हालांकि अब तो बिना नॉमिनी का एक फोलियो खुलता भी नहीं है, हो सकता है कि पुराना कोई फोलियो हो जिसमें 30 जून 2024 तक नॉमिनेट न किए हुए हैं आप, तो आप अभी भी किसी को नॉमिनी बना सकते हैं या नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि हो सकता है, ये भी संभावना है कि आज आपने मिस्टर ए को नॉमिनी बनाया, कल लगता है कि ए को नहीं अब बी को बनाना चाहिए था, या बी को भी बनाना चाहिए था। आई अगेन रिपीट, पहले आपने ए को बनाया था, अब लगता है ए को नहीं बी को बनाना चाहिए था। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि ए को बनाया था, अब लगता है बी को भी साथ में होना चाहिए था। इन दोनों ही केस में आप नॉमिनी को रिप्लेस कर सकते, नॉमिनी को ऐड कर सकते। लेकिन नॉमिनी को जब ऐड करेंगे, ये 3 से अधिक जैसे ही होगा वो एडिशन ब्लॉक कर देगा, बिकॉज 3 से अधिक नॉमिनी को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कैंसिल करना, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और ये एडिशन, डिलीशन, कैंसिलेशन का जो भी प्रोसेस है नॉमिनी का,
ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि एक बार चेंज कर दिया फिर आगे चेंज नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन ऐड और चेंज द नॉमिनी। अगला प्रश्न, कौन नॉमिनेट नहीं कर सकता? जैसे कि मैंने बताया कि चूंकि नॉमिनेट केवल इंडिविजुअल ही कर सकते हैं, चाहे वो सिंगली हो या ज्वाइंटली हो। इसका मतलब अदर देन इंडिविजुअल, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, कोई बॉडी कॉरपोरेट, ये नॉमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिविजुअल में भी एक एक्सेप्शंस हैं। यदि वो फोलियो माइनर के नाम से है, क्योंकि माइनर के नाम से है तो उसमें कोई गार्जियन होगा। यदि अंडर गार्जियनशिप माइनर का कोई फोलियो है तो उस केस में जो गार्जियन है या कोई वैसे इन्वेस्टर जो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे किसी के नाम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नॉमिनेट नहीं कर सकते। सीधे साफ शब्दों में माइनर के केस में गार्जियन नॉमिनेट नहीं कर सकता। पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नॉमिनेट नहीं कर सकता। कोई बॉडी कॉरपोरेट, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये नॉमिनेट नहीं कर सकता। इसका मतलब नॉमिनी कौन कौन हो सकता है? जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। यदि माइनर होगा तो जैसा आप जानते हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगली इंटर नहीं कर सकता है, इसलिए यदि माइनर को नॉमिनेट करते हैं तो उसके लिए आपको एक गार्जियन भी नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे कि ज़रूरत के अनुसार जब तक माइनॉरिटी एज में हो तब तक उसके बिहाफ में गार्जियन एक्ट कर सके। अगला सवाल, इम्प्लीकेशन ऑफ नॉमिनी। एक बात तो जान लें कि नॉमिनी कम्स इन द पिक्चर ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द यूनिट होल्डर्स। तो इसका मतलब जब तक कोई होल्डर की सांसें चलती रहेंगी, नॉमिनी का कोई रोल नहीं है। जैसे ही सभी होल्डर्स का, चाहे सिंगली हो ज्वाइंटली हो, सांसें टूटेंगी, नॉमिनी का रोल होता है। और यदि आपने कहा कि नॉमिनी नहीं किया हमने, जैसे 30 जून 2024 तक नॉमिनी करने का अंतिम दिन था, अब यदि अभी तक नॉमिनी नहीं कराया और खुदा न खास्ते यूनिट होल्डर्स की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? जनाब, पैसे यूनिट्स तो आप ही के हैं, जो उनके लीगल ईयर्स हैं आपके, उन्हीं को मिलेंगे। लेकिन ये क्लेम करना एक लंबा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है, लंबा प्रोसेस भी है। इसलिए सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको नॉमिनी करना ही चाहिए, और नॉमिनी नहीं करना है तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद यदि आप चाहते हैं कि नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरें, तो ये जान ले जनाब कि आपकी मृत्यु के बाद इस यूनिट्स को ट्रांसमिट होने में टू योर लीगल हीयर्स, जो भी लीगल हीयर्स होंगे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब एक कॉमन क्वेरीज आती हैं, यदि यूनिट्स ट्रांसमिट होता है नॉमिनी को, तो टैक्स लायबिलिटी किसकी बनेगी और कब बनेगी? इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि म्यूचुअल फंड के केस में यदि यूनिट्स रिडीम होता है या स्विच होता है तब टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। लेकिन नॉमिनी के केस में ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स का यूनिट्स ट्रांसमिट हो रहा है नॉमिनी के अकाउंट में या नॉमिनी को, तो इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहते हैं। और ट्रांसमिशन में कोई टैक्स एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, यानी जब यूनिट्स ट्रांसफर होगा नॉमिनी को उस टाइम कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन नॉमिनी जब उस यूनिट्स को रिडीम करेगा या स्विच करेगा तो फिर कैपिटल गेन चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, इसकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगेंगे। और उस केस में जो होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होगा वो ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स जो थे, जब उन्होंने यूनिट्स को परचेज किया था वहाँ से कैलकुलेट होगा, और जब नॉमिनी उसको रिडीम कर रहा है वहाँ तक होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन होगा। और उसी हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स ने जिस कॉस्ट पे, जिस एनएवी पे उसको परचेज किया था, वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और नॉमिनी जिस एनएवी पे उसको रिडीम कर रहा है उसको सेल कंसेशन माना जाएगा। और अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होंगे, और उस पर उसी हिसाब से जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे। एक और सवाल आता है, ये बातें तो कर दें कि चूंकि एक नॉमिनी है तो जो टैक्स ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स का बन रहा था वही नॉमिनी का बनेगा, चूंकि सिंगल नॉमिनी है। लेकिन जैसे कि कल बोर्ड मीटिंग हुई है सेबी की, उस बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि अब तक जो नॉमिनी 3 थे उसको बढ़ाकर 10 की कर दी गई है। मान लीजिए यदि एक से अधिक नॉमिनी है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो,
और यदि यूनिट होल्डर्स जो ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स है उसका कैपिटल गेन टैक्स फॉर एग्जांपल 5 लाख बन रहा था, और चूंकि 5 नॉमिनीज हैं और पांचों को 1-1 लाख कैपिटल गेन के हिसाब से यूनिट्स जो है वो एलोकेट कर दिया गया, तो टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? बिकॉज कि आज के दिन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स एग्जेम्पशंस 1,25,000 है। तो जनाब इंडिविजुअल जब जो ट्रांसमिट हो गया तो इंडिविजुअल नॉमिनी का को सबको अलग अलग आज के दिन के हिसाब से 1,25,000 का लॉन्ग टर्म एग्जेम्पशंस मिलेगा, ये ध्यान रखें। हालांकि बहुत लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन है कि ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स को 5 लाख कैपिटल गेन टैक्स बन रहा था, जब उसको ट्रांसमिट करेंगे 5 नॉमिनी को तो नॉमिनी को टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन हर एक नॉमिनी को इंडिविजुअल एग्जेम्पशंस मिलेगा और उसके हिसाब से उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और उस पर अप्लीकेबल टैक्स देना पड़ेगा। इन्वेस्टर की सुविधा और सिक्योरिटीज मार्केट में यूनिफॉर्म नॉमिनेशन फैसिलिटी देने के उद्देश्य से सेबी ने अपने बोर्ड बैठक जो 30 सितंबर 2024 को कन्वेन की गई थी, उसमें सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 2018 में कुछ संशोधन किए हैं, और ये संशोधन इस प्रकार है। सबसे पहला, म्यूचुअल फंड में नॉमिनीज की संख्या 3 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। इसका मतलब अब आप म्यूचुअल फंड फोलियो यदि आपके पास है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप अधिक से अधिक 10 नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, जो इनकैपेसिटेटेड इन्वेस्टर्स हैं उनके नॉमिनी उनके बिहाफ में म्यूचुअल फंड में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ रिस्क असेसमेंट वगैरह कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया हो सकती है। यानी नॉमिनी इनकैपेसिटेटेड इन्वेस्टर के केस में उसके बिहाफ में एक्ट कर सकता है। यूनिट होल्डर्स की मृत्यु के बाद जब उनका यूनिट्स ट्रांसमिट होता है, जिसको कि ट्रांसमिशन कहते हैं, तो नॉमिनेशन को यूनिट्स होल्डर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया यानी ट्रांसमिशन को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ इस प्रोसेस को आसान बनाना। तीसरा, आप जब किसी को नॉमिनेट करेंगे तो उसके लिए यूनिक आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट नंबर आपको देने पड़ेंगे, जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर या कुछ और भी स्पेसिफाइड नंबर हो सकते हैं, जिससे नॉमिनी का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके। नॉमिनी को जब यूनिट ट्रांसमिट होगा तो नॉमिनी उस यूनिट होल्डर का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी होगा, और उसके अपने प्रूडेंस लेवल के हिसाब से उस फाइनेंशियल एसेट्स को रिस्पॉन्सिबली उसको मैनेज करना पड़ेगा। सीधे साफ शब्दों में लोग समझते हैं कि नॉमिनी का मतलब मालिक नहीं है, वो केवल ओरिजिनल यूनिट होल्डर्स के बिहाफ में उसके यूनिट्स को मैनेज करेगा। छठा, यदि आप सिंगल होल्डर हैं और आप चाहते हैं कि नॉमिनी ना दें, तो इस बात को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए नॉमिनेशन आउट फॉर्म आज के दिन में भी है। हो सकता है इसमें कुछ और रद्दोबदल हो, कुछ परिवर्तन हो। सातवां, यदि ज्वाइंट होल्डर हैं, आप ज्वाइंट यूनिट होल्डर हैं, तो ये आपके लिए नॉमिनी ऑप्शनल है। मतलब आप नॉमिनी दे भी सकते हैं, नॉमिनी नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये बात तय है यदि नॉमिनी आप देंगे, चाहे 1 दें, 5 दें, 7 दें, तो अलग अलग यूनिट होल्डर्स के अलग अलग नॉमिनी नहीं होंगे, बल्कि वो यूनिफॉर्म कंसेंसस होंगे। दोनों का नॉमिनी, दोनों होल्डर्स या एक से अधिक होल्डर जो भी हैं उनकी नॉमिनी एक ही होंगे। अलग अलग यूनिट होल्डर्स के नॉमिनी अलग अलग नहीं होंगे। सातवां, यदि यूनिट होल्डर्स एक से अधिक हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो उनको ऑप्शनल है, वो नॉमिनी दे भी सकते हैं, नॉमिनी नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि यदि ज्वाइंट होल्डर्स हैं और वो नॉमिनी देना चाहते हैं, तो दोनों का मतलब सभी होल्डर्स का ज्वाइंटली नॉमिनी ही होगा। हर एक यूनिट होल्डर्स का अलग अलग नॉमिनी नहीं हो सकता। थैंक यू।